नमस्कार, देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखिए इस बुलेटिन में मेरे साथ। खबर घोसी जिले से है। जिला अस्पताल में जमकर हंगामा और बवाल हुआ। सांसद और डॉक्टर के बीच हंगामे का वीडियो हुआ वायरल। डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने सांसद के साथ बदसलूकी की। सांसद राजीव अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे। सांसद से बदसलूकी का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। मरीज को दोपहर 12:30 बजे छोड़कर भाग रहे डॉक्टर को सांसद द्वारा रोके जाने पर हुआ विवाद। डॉक्टर ने सांसद से कहा, नेतागिरी जाओ बाहर करो। पहले आप पूरा अपना इन्फॉर्मेशन सही रखिए, पता करिए कि कितना डॉक्टर यहाँ पे। What nonsense you are talking? What nonsense you are talking? What nonsense you are talking? अब मेरा इन्फॉर्मेशन मैं चेक कर रहा था। देख रहे बापू मेरा तरीका है। आप कैसे बात कर रहा है? मैं क्या बोल? मैंने कुछ बोला तुमको? मैंने कुछ बोला? वो बोला मेरा क्या है? रुको ये ना हमारे साथ बदतमीजी नहीं। हमारे वही गिरा है, वही मैं कुछ नहीं लिया। आप डॉक्टर हो ना? नेतागिरी जाके बाहर करो, काम करने दो यहाँ पे। सुनिए डॉक्टर, क्या बोले हो? रुको यार, ये साथ साइकोलॉजिकल टेस्ट। मैंने क्या कुछ बोला? मैंने कुछ बोला? हाउ डेयर यू स्पोक टू मी लाइक दिस? हाउ डेयर यू स्पोक टू मी लाइक दिस? आई हैव अ स्टूडेंट लाइक यू। तुम होता है सबको समझ लोगे, कुछ भी बोल दोगे। मैंने कुछ बोला? मैंने क्या बोला? आपने जाकर इन्फॉर्मेशन सही करिए। किसका कौन गॉड फादर है आपका? आप बताइए। इतने डॉक्टरों से बात किया किसी ने? यू आर नॉट फिट टू बी डॉक्टर, अंडरस्टैंड? चेक करते हो क्या बोल रहा है? पैसा लेके? अरे बच्चे 11 बजे आए हैं। अरे छोड़, जो हम नहीं देखे उसके बारे में बात नहीं करें। रुको, क्या नाम आप? एक बात बता दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है? तुम भी क्या हो दारू? अरे रुको, मेरे को बात करने दो यार। फिर हम रिकॉर्ड करना चालू करें? अरे इतने सारे ये सब क्या आप क्या, मैंने आपसे परमिशन चाहिए आने के लिए? मैंने आपको बोला कि आप ये करते हैं? क्या मैंने आपको आरोप लगाया? कोई थर्ड पर्सन बोला तो मेरे को बोलोगे आप अपने? कोई थर्ड पर्सन बोल, साथ में आया ना वो? मेरे साथ नहीं आए हैं, मैं लेकर नहीं आया। कोई बोलेगा तो तुम बोलोगे मेरा इन्फॉर्मेशन करेक्ट करो। हाँ, दिमाग ठीक है आपका? कोई गॉड फादर है? किसी और नेता की तरफ समझना मत, समझ रहे हो ना? मन बढ़ गया ज्यादा। बताइए कितने डॉक्टर से मिलकर आया, सीनियर इनके डॉक्टर से मिलकर आया। सब डॉक्टरों को लग रहा होगा कोई ढंग का नेता है, ढंग का सांसद है जो इतने प्यार से समझ रहा है, बात कर रहा है। इतनी गर्मी चलेगी? इसका देखना जी, जहां बाप बेटा वीडियो बना के ले मैं फायर कराऊंगा। क्या बात? फर्स्ट यू लर्न द मैनर, डोंट टॉक, डोंट अटर अ सिंगल वर्ड, अंडरस्टैंड? अरे शांत हो जाइए ना डॉक्टर साहब। नेतागिरी जाके हिसाब से बोलिए। दारू नहीं पिए हैं? दारू नहीं ना पिए हो? दारू नहीं पिए तो फिर क्यों बात लैंग्वेज बोल रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? एमपी से बात मैंने क्या बोला? एक मिनट यार, डॉक्टर ऐसे साहब आप इसको बताइए मैंने क्या बोला? मैंने कुछ बोला? मैं कुछ बोला? मैंने कुछ बोला आपको? मैंने आपको कुछ बोला? एक थर्ड पर्सन बोल रहा है तो बोला आप बोल दिया, कुछ बोला ही नहीं अभी तक आपने। मेरे को बताओ कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट करके आओ। मैंने कोई बोला है? ब्लेम लगाया था? डॉक्टर की रेगुलर लगातार ड्यूटी क्यों लगा? अरे थर्ड पर्सन बोल रहा है, मैं तो नहीं बोला ना कि बाहर बैठते हो, ये बैठते हो, मारते हो, पीटते हो। मैं तो कुछ बोला? सारा कुछ आप ही बोलवा रहे हो और बोल रहे हो कि थर्ड पर्सन बोल रहा है। You're not fit to be. You need to be taking psychological test. दिमाग खराब है तुम्हारा दिमाग खराब है। इस तरह बात करते हैं। सारे डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं यार, रोल मॉडल होते हैं डॉक्टर रोल मॉडल होते हैं। तुम मेरे पेशेंट्स को टेस्ट किए जा रहे हो। चलो शांति से रहो ना। अरे बाहर इसको नोटिस इसको करिए। मैं फिर इसको करिए, सस्पेंड करिए। खबर हरदोई जिले से है। सांसद और जिलाधिकारी ने किया बेरा मशीन एवं ऑडियो मीटर का लोकार्पण। बेरा मशीन की जरूरत लंबे समय से थी जो आज पूरी हो गई। सांसद ने कहा, नई मशीन की स्थापना से मूक और बधिर लोगों को काफी लाभ होगा। एमपीसी हरदोई के सांसद हरदोई जयप्रकाश ने जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के साथ 100 शैय्या अस्पताल में बेरा मशीन एवं ऑडियो मीटर को लोकार्पण किया। माननीय सांसद ने कहा कि जनपद में बेरा मशीन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी और आज ये आवश्यकता पूरी भी हो गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि नई मशीन की स्थापना से मूक और बधिर लोगों को काफी लाभ होगा। डॉक्टर हर्षिता ने सांसद और जिलाधिकारी को मशीन की पूरी कार्य प्रणाली के बारे में बताया। जिलाधिकारी ने स्वयं मशीन के सामने बैठकर श्रवणता की जांच कराई।
सीएमओ रोहतास कुमार ने मरीजों और तीमारदारों के लिए वेटिंग रूम की आवश्यकता के बारे में बताया। सांसद ने वेटिंग रूम के लिए पूरा सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार, 100 शैय्या अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, सीएमएस महिला अस्पताल डॉक्टर सुबोध कुमार और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। खबर हरदोई जिले से है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में लाल खून का काला कारोबार करने वाले खेल का एक मामला सामने आया है। यहाँ चंद पैसे के लालच में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज को 1 यूनिट ब्लड की जरूरत थी, तो उसने ब्लड के लिए अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से बात की, तो उन्होंने एक नर्सिंग होम से ब्लड लाकर 7,000 रुपए में दिया और मरीज के परिजन ब्लड लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो डॉक्टर से ब्लड चढ़ाने के लिए कहा, लेकिन रात होने के चलते डॉक्टर ने ब्लड चढ़ाने के लिए मना कर दिया और ब्लड को ब्लड बैंक में रखने के लिए कह दिया। जिसके बाद मरीज के परिजन ब्लड लेकर ब्लड बैंक पहुंचे और उन्होंने ब्लड जमा कर दिया। सुबह जब परिजन ब्लड बैंक पहुंचे और कर्मचारियों से ब्लड मांगा तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने ब्लड देने के लिए निकाला और उसको चेक किया गया तो उस ब्लड पर जो पर्ची लगी हुई थी वो भी फर्जी निकली और ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बिल्कुल कम निकली। इसके बाद ब्लड बैंक से मरीज को 1 यूनिट दूसरा ब्लड दे दिया गया। दरअसल कोतवाली देहात इलाके के बाहर गांव के रहने वाले कृष्ण मुरारी को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर उनको ब्लड चढ़ाया जा रहा था। कृष्ण मुरारी के रिश्तेदार कौशल किशोर मिश्रा ने बताया कि ब्लड के लिए वो लोग इधर उधर भटक रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति से मिला जिसने 7,000 रुपए में ब्लड देने की बात कहकर जो खून था वो नकली दे दिया। इस मामले को लेकर ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि जब जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि ब्लड सही नहीं है और उसमें हेर फेर किया गया है। जो पर्ची ब्लड बैंक की है वो उसमें से मैच नहीं कर रही है। इस प्रकरण को लेकर सीएमएस डॉक्टर जेके वर्मा ने बताया कि इस तरह का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले की एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी और इस तरह का खेल करने वालों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। की बिक्री का प्रकरण सामने आया है, कैसे ये मामला प्रकाश में आया और क्या इस मामले में आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? ये एक हमारे यहाँ मरीज भर्ती है अस्पताल में, तो इनको ब्लड चाहिए था, तो इन्होंने हमारे ब्लड बैंक आने बजाय इन्होंने बाहरी व्यक्ति से संपर्क किया। ये जो जिसका नाम इन्होंने बताया, क्या नाम बताया? कृष्ण मुरारी नाम का आदमी जो है, उन्होंने मरीज नाम कृष्ण मुरारी है और एक बाहरी व्यक्ति संपर्क किया, उससे इन्होंने ब्लड लिया। ब्लड लेके हमारे चिकित्सालय में रात में ब्लड चढ़ाया जाता है। हमारे ब्लड बैंक जमा कर दिया, अगले चढ़ाया जाएगा। तो जब ब्लड दिखाएगा ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक हमारे यहाँ का नहीं था और उस ब्लड बैंक के 450 ml ब्लड होता है, मेरा 350 ml ब्लड होता है। फिर मैंने इनके सारे एक वाउचर भर गया, तो सारे वाउचर में नाम तो सोशल चिकित्सा महाविद्यालय का था, लेकिन वो दूसरी फर्जी थे। उनका हमारे यहाँ से मैच नहीं करता था, हमारे यहाँ का जो प्रिंट है उससे मैच नहीं करता था और सीरियल से मैच नहीं करता था। तो इस तरह से ये पता चला, ये लगता है कि ये ब्लड कोई गिरोह सक्रिय है जो बाहर से ब्लड बेचता है और जिसने फर्जी चिकित्सा महाविद्यालय के नाम से स्टिकर बनवा लिया है, जो लगवाता है। स्टिकर से मैंने मैच कराया तो स्टिकर मैच नहीं करते, सीरियल नंबर मैच नहीं कर रहा था और ब्लड बैग भी मैच नहीं कर रहा था। तो उसकी अब एफआईआर करते हैं, इंटरनल लेवल जांच कराते हैं, एफआईआर करते हैं कि देखें कौन सा गिरोह सक्रिय इसका पर्दाफाश करने की कोशिश किया जाएगी। ब्लड की गुणवत्ता वगैरह चेक की गई, क्या पाया गया? अभी गुणवत्ता नहीं चेक की, उसको सुनिश्चित कर लिया गया है क्योंकि जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही जो उसको गुणवत्ता जांच की जाएगी। ब्लड कौन आपका यहाँ, आपका पेशेंट कहाँ भर्ती है, क्या रिक्वायरमेंट की गई थी और किन लोगों से आपको संपर्क किया और कैसे किन लोगों ने आपको ब्लड बेचा और कैसे यहाँ पर पहुंचे, क्या कितने रुपए आपसे लिए गए, कितनी ठगी की गई? मेरे रिश्तेदार सरकारी अस्पताल में एडमिट है, कृष्ण मुरारी मिश्रा। उनके लिए डॉक्टर साहब ने कल ब्लड मांगा तो ब्लड के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई, तो इन्होंने मेरे पास फोन किया, तो मेरे रिश्तेदार है तो एक विपिन तिवारी से इन्होंने संपर्क किया। उन्होंने कहा 7,000 रुपए दीजिए, हम ब्लड दे देंगे। उन्होंने यहाँ हम लोग आए, उन्होंने कटिया नर्सिंग होम में हमसे 7,000 रुपया लिया और शिवा नाम के लड़के से ब्लड दिलाया। उसने हमको यहाँ आकर के 10 बजे रात में ब्लड दिया और वो यहाँ से चला गया। उस ब्लड को यहाँ डॉक्टरों से कहा, डॉक्टर लोगों ने नहीं चढ़ाया, कई रात में नहीं चढ़ाएंगे, कई ब्लड बैंक में जमा करिए। हमने लाकर ब्लड बैंक में जमा कर दिया। सुबह आए ब्लड देने तो डॉक्टर साहब ने मना कर किया, ये तो ब्लड तुम्हारा यहाँ जमा नहीं है। तो मैंने इनसे कहा नहीं जमा कर गए,
तो हमारी इनकी तर्कबाजी ने ब्लड दे दी, ब्लड उठाया तो ब्लड हाँ निकलने में इन्होंने कहा इसकी गुणवत्ता सही नहीं है, बट तुमको नहीं देंगे। यही सर मेरे साथ हुआ। क्या बताया इन्होंने कि ये ब्लड इनके यहाँ का था कि नहीं था? क्या? वो ब्लड इनके यहाँ का नहीं था, उस पर यहाँ के नंबर नहीं थे, इसलिए इन्होंने वो ब्लड हमको नहीं दिया। उसके बदले में अपने यहाँ का हमको फ्री सेवा में ब्लड दिया, वो ब्लड यहाँ ब्लड जमा कर लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल मिश्रा है। खबर जिला बाराबंकी से है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि राज्य महिला उत्पीड़न के मामलों में इजाफा नहीं हुआ है। लोगों में आई जागरूकता की वजह से ये मामले मीडिया में ज्यादा कोट हो रहे हैं। अपर्णा यादव कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई के लिए पहुंची थी। कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई के बाद उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि महिला अपराध में इजाफे में मीडिया की खास भूमिका है। उन्होंने कहा कि पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी जिसकी वजह से ये मामले सामने नहीं आ पाते थे। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न के मामले पहले भी इतने आते थे। उन्होंने कहा कि ये समाज का भी फेल्योर है। कोई भी सरकार हो, जब तक वो महिलाओं को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, जब तक महिला खुद अपनी जिम्मेदारी ना समझे और समाज का जो दायित्व है वो ना समझे, उसके आगे बढ़ने से अपनी जिम्मेदारी से वो पीछे नहीं हट सकती। कोई भी विभाग अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा है। उन्होंने कहा कि हमें एक अच्छा माहौल तैयार करने के लिए अपने परिवारों में इन चीज़ों को बताना पड़ेगा कि महिलाओं का आदर और सम्मान किया जाए। महिला उत्पीड़न की वर्तमान स्थिति के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो अभी पहली बार बाराबंकी दौरे पे आई है। अपर्णा ने कहा कि महिला उत्पीड़न रोकने के लिए अधिकारियों को जरूरी सुझाव दिए गए हैं। जिले में मिले अज्ञात महिलाओं के शव के सवाल पर उन्होंने कहा कि इन मामलों की समीक्षा की जाएगी। अपने दौरे के दौरान वो जिले के अधिकारियों के काम से खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि यहाँ के तमाम अधिकारी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस के द्वारा परिवारों को जोड़ने की पहल की तारीफ की है। जनसुनवाई के दौरान ज्यादातर मामले पारिवारिक विवाद के मिले। निरीक्षण में मैं समझती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। जेल में बहुत साफ सफाई है और यह पर्सनल अचीवमेंट है हमारे जेलर महोदय का, वर्मा जी का। और मैं ये कहूँगी कि मैंने हाई सिक्योरिटी सेल्स की विजिट करी, जो कि वहाँ पर भी जो जिनको रखा गया है वो बहुत सीरियस चार्ज हैं। उनमें भी जो है कैदियों का बहुत तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि यहाँ पर जो कैदियों के लिए इनोवेटिव तरीके से उनको जेल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रखा है। जैसे महिलाओं के लिए यहाँ पे साबुन बनाने की कार्यशाला रखी गई, अबीर गुलाल बनाने की कार्यशाला रखी गई, दिए बनाने की कार्यशाला रखी गई है। यह एक बहुत अच्छा मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ये तरीका है कि महिलाओं को और यहाँ पर जो और भी बंदी हैं उनको किस प्रकार से प्रोडक्टिव धारा से समाज की जोड़ा जाए, जिससे वह जब भी जेल से बाहर निकले, टेलरिंग का पूरा यूनिट लगा है, जो समाज की धारा में आगे जब जाएं, बाहर जाएं, यहाँ से निकले तो बेहतर इंसान बन सके और किसी स्किल के साथ इक्विप्ड हो। यहाँ तक कि यहाँ पर कारपेंटिंग का भी काम सिखाया जा रहा है, बेकरी भी है। तो इन सबका मैंने निरीक्षण किया। किचन जो इनकी पाकशाला है जहाँ पे खाना बनता है वो भी बहुत साफ सुथरा है। तो यह पुख्ता इंतजाम है और उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसी जेल पे गर्व। मैम एक सवाल है, यूपी में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और उसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात हुई है। क्या लगता है कि इस जोड़ी को लोकसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होगी? पहले भी जो है जब यहाँ पर राहुल गांधी जी आए हैं तब भी वो जो है उन्होंने मुँह की खाई है। इस बार फिर से जो है दोबारा वो मुँह की खाई। मैम मूर्ति विसर्जन को लेकर दौरान बहराइच में जो बवाल हो गया है उसमें किसकी कमी मानती है? प्रकरण चल रहा है ये, इस पे जांच का विषय है ये कि क्या हुआ, कैसे हुआ। पुलिस का यह कार्य है। पहले एक रिपोर्ट सबमिट हो जाने दीजिए, जब पुख्ता तरीके से जारी हो जाएगी उसके बाद उसकी विवेचना। मुलाकात किया मिल्कीपुर एक सीट उपचुनाव की है, उसमें अखिलेश यादव ने कहा है कि ये जो उसकी तुलना की है वो जंग से की है कि टाली गई है तो जंग हारा गया है। तो क्या वजह है कि मिल्कीपुर सीट को लेकर इतना मंथन चल रहा है? कहीं अयोध्या की तरह इलेक्शन कमीशन का काम है ना, वो तो किसी भी विपक्षी या किसी के पक्ष के उसकी बात ही नहीं है। जब मिल्कीपुर में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर देगा उसके बाद ही कोई व्यक्ति उस पर चुनाव लड़ सकता है। मैम आप महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, आपको नहीं लगता कि भाजपा ने आपके कद के हिसाब से आपको जिम्मेदारी पार्टी लीडरशिप ने जो भी मेरे लिए तय किया है, अपर्णा यादव को मंजूर है। मैं यहाँ सेवा के लिए आई हूँ और अपना कार्य पूरा जो है राष्ट्रवादिता के साथ कर रही हूँ। मैं समझती हूँ लोकतंत्र का चौथा बड़ा स्तंभ है आप सभी पत्रकारगण, इसमें मेरा सहयोग है।
खबर कौशाम्बी जिले से मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल पर कार्रवाई, लापरवाही बरतने पर एसएचओ राजकिशोर पर गिरी गाज। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने एसएचओ मंजरपुर राजकिशोर को निलंबित किया। संजय कुमार तिवारी को बनाया गया एसएचओ मंजनपुर। बलीपुर नारा गांव में 12 अक्टूबर को हुआ था बवाल। खबर बदायूं जिले से है। बदायूं जिले के थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के गांव बसौमी में एक युवक की हत्या करके उसकी लाश जमीन में दबा दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा है। एक युवक जनपद मुरादाबाद का रहने वाला था और यहां अपनी ननिहाल में ममेरे भाई के साथ आया था। परिजनों के मुताबिक शनिवार को उसका ममेरा भाई पान सिंह उसको घर से बुलाकर लाया था, जबकि उसके बाद आकाश वापस ही नहीं लौटा। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आने लगा। इस पर परिवार वाले सोमवार को उसे तलाशते हुए बसौमी गांव पहुंचे। यहाँ ममेरे भाई ने उन्हें ये कहकर बहाना बना दिया कि आकाश वापस लौट गया है। इस पर परिवार वाले उसकी तलाश में अन्य रिश्तेदारों के यहाँ जाने लग गए। गांव की एक महिला ने मृतक आकाश के परिजनों को फोन पर सूचना दी कि आकाश का शव घूर के ढेर में छुपा हुआ है। परिजनों ने घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घूर के ढेर में दबे हुए शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना स्थल पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल कर साक्ष्य जुटाने की तैयारी कर चुकी है और पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। रजत कुमार, ये जो यहाँ पे डेथ बॉडी जो मिली है, ये कौन है आप लोग? हमारे भाई है, चचे रहता है। किस गाँव में रहने वाले हो? ग्राम नानपुर। ये कहाँ पड़ता है? थाना कुदर की जिला। अच्छा, यहाँ पे आपको कब मालूम हुआ कि इसकी बॉडी यहाँ पे इस तरीके से पड़ी हुई है? कल मालूम हुआ था, कल शाम। ठीक है, इस गांव से क्या रिश्ता है आपका? ये वो ये लगता है नंसार है। तो ये जो बच्चा है जिसका जो मर्डर हुआ, इसका नाम क्या है? आकाश। ये आता था पहले से आप? ऐसे घूमने आ जाता था रिश्तेदारी में। अच्छा अच्छा, नंसार है तो आना पड़ता था घूमने कभी। अच्छा, तो यहाँ पे ये कब आया था इस बार? शनिवार से गायब। शनिवार से गायब। आपने वहाँ पे ढूंढा इसके लिए कहीं पे? मेरा भैया शनिवार की शाम को यहाँ आया था। आने के बाद में इसे 2-1 दिन के बाद में फोन करा तो इसका फोन नंबर नहीं लगा था। अच्छा, फिर इसका पता निकाला। तो कौन लेकर आया था इसके लिए? मामा का लड़का लेकर आया था। क्या नाम था? नेमा। पिताजी के नाम का है उनके? अच्छा, यहाँ पे क्या महसूस हो रहा है कि इस तरीके की घटना हुई है इसके साथ में? इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसका हम बता नहीं सकते क्योंकि ये सगी रिश्तेदारी का मसला है ना। अच्छा अच्छा, इनके साथ किसने क्या करा है। अच्छा, वहाँ से जब ये गायब हुआ था तो वहाँ पे भी थाने में कोई इस तरीके की एप्लीकेशन है? कल ही दी है, कल करा है। कल दिया है? कल यहाँ के पूछताछ करी है इन लोगों से, अपने रिश्तेदारों से मिलाता है आने के बाद। यह पूछताछ करने के बाद में इन लोगों ने कहा हमें पता नहीं कि यहाँ से चला गया। अच्छा, यहाँ से चला गया। ठीक है। वो हमारी मौसी बैठी है उधर। अच्छा, वो कल आई थी, ये लोग आए थे यहाँ ढूंढ ढांढ के, ये फिर चले गए। फिर जाने के बाद में जब इनको कुछ पता नहीं चला तब थाने गए। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे FIR या जो गुमशुदगी दर्ज हुई है? जी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को कैसे जानकारी मिली कि ये घटना हुई है? ये तो सुबह फोन पहुंचा। सुबह पहुंचा? किसने किया था फोन आपको? तो अब ये हम पता नहीं, यहीं से किसी ने फोन। नैन सिंह के घर वाले जो लेके गया था, लेकर आता वहाँ से बुला, घर से बुला। अच्छा, इसकी हत्या क्यों हुई है जी, कोई जानकारी आपको? कोई शक वगैरह? जी, ऐसे शक क्या हुआ था। खबर सीतापुर से है। आपको बताते चले कि ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर संविदा ANM में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया है। ANM एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर ANM में दिखा आक्रोश। संविदा ANM ने CHO पर भी लगाए गंभीर आरोप। संविदा ANM कर्मियों का कहना है कि CSC से सेंटरों की होती है काफ़ी दूरी। अगर हम 2 बार अटेंडेंस लगाएंगे तो काम कब करेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम का भी हवाला दिया। बोली 10,000 में कितना काम लेना चाहते हैं। स्वास्थ्य विभाग मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों ANM हुई एकत्रित। तत्पश्चात CMO हरपाल सिंह को ज्ञापन देकर ANM वापस लौट गई। हम लोगों की जो CSC ग्रुप बना है उस पर एक लेटर आया है शासन के द्वारा और उस पर ये बताया गया है कि हम लोगों को उपकेंद्र पे जाके अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी है एक ऐप के माध्यम से, और वो भी 9 बजे और 4 बजे। 2 फोटो सुबह लेनी है, 2 फोटो शाम को लेनी है और उसके बाद में हम लोगों को दूसरे गांव में जाके टीकाकरण करना है।
अगर ऐसा ही रहा, हम लोगों के पास में कोई साधन भी नहीं है और हम लोगों को एक कैरियर मिलता है जिसमें वैक्सीन होती है, उसको हमें डिपो से उठाना होता है, उसके बाद ही हम अपने उपकेंद्र पे जाएं। फिर उपकेंद्र पे जाने के बाद में हम अपने जहाँ पे हमारा टीकाकरण स्थल है वहाँ पे जाना है। और हमारे पास में एक उपकेंद्र में 5 से 6 हज़ार की आबादी होती है। और अगर वो आबादी में हमें सिर्फ भटकना रहेगा, क्योंकि हम लोगों के पास में कोई साधन भी नहीं है जिससे हम लोग जा सकें, और हम लोगों के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि, और हमारे उपकेंद्र की ऐसी स्थिति है जहाँ पे ना ही पानी की व्यवस्था है, ना दरवाज़ा है, ना खिड़की है, जहाँ पे जानवर भी ना बैठ सके, वहाँ पे हम लोगों को बैठने के लिए बोला जा रहा है। हम लोग काम करेंगे, रोज़ करेंगे, लेकिन हम ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। अगर ऑनलाइन अटेंडेंस लगाते हैं तो हम अपना जो कार्य है वो समय से नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम लोग आए थे तब तो सीएमओ सर थे, लेकिन अब वो बिना मिले ही यहाँ से चले गए हैं। हम लोग उन्हीं के इंतज़ार में यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो आज नहीं, हम लोग सीएससी पे अनिश्चितकालीन के लिए धरना देने के लिए वहाँ पे बोल के आए हैं, ज्ञापन देके ही यहाँ पे सीएमओ ऑफिस में आए। हम लोग यहाँ पे सीएमओ सर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जल्दी से जल्दी जो हम लोगों को लेटर शासन के द्वारा मिला था उसको निरस्त करके जैसे पहले नियम बनाए गए थे वैसे ही चलता रहे। अगर आज सीएमओ सर से मुलाकात नहीं होती तो कल फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे। सोनम ऑफिस के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? EHMS अटेंडेंस के लिए मतलब बोला गया है कि आदेशित किया गया हम लोगों को कि मतलब ऑनलाइन अटेंडेंस अप्लाई करें। उसके लिए हम लोगों के सब सेंटर हैं 10 किलोमीटर दूर, और उसके बाद फील्ड जाते हैं हम लोग 20 किलोमीटर दूर। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब जैसे सब सेंटर जाएँ, उसके बाद फील्ड जाएँ, और इतना बड़ा कैरियर होता है, बैग होता है, और मतलब फील्ड में जाते हैं, कहीं कैसी मतलब कोई सुविधाएं नहीं है हम लोगों के लिए। 10,000 सैलरी मिलती है, उसमें भी इतना मतलब हम लोग वर्क करते हैं, और उसके लिए अब ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे पॉसिबल हो सकती है? हम लोग ये चाह रहे हैं कि मतलब जैसे हम लोग वर्क करते हैं ऐसे अपना वर्क करेंगे, सब सारा काम करेंगे, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए हम लोग थोड़ा सा वो करें, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पा रही। फील्ड में कहीं नेटवर्क है, कहीं नहीं है, बहुत सारी हम लोग फील्डिंग करते हैं तो नहीं हो पाती वहाँ पे सही से, तो वहाँ वर्क करते हैं मैनुअली, मतलब रजिस्टर पे एंट्री करते हैं, उसके बाद आके फिर घर पे आके जब नेटवर्क में आते तब जाके फील्डिंग कर पाते हैं। तो वहाँ अटेंडेंस के लिए अभी से बोला जा रहा है कि मतलब अटेंडेंस अगर नहीं गई, लेट हो गया तो सैलरी कट जाएगी। 300 रुपये तो मतलब पर डे का मिलता है, तो उसमें सैलरी उसमें भी कट जाएगी, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे? और अयोध्या जिले से है। मिल्कीपुर में कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा संपन्न हुआ। कांग्रेस का संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन। सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, आराधना मिश्रा, अखिलेश सिंह सहित कई नेता सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे का बयान, चुनाव में कौन पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है इसका मापदंड जनता की आवाज है। राहुल गांधी ने पूरे देश को एक नई सोच दी, एक नई दिशा शुरू की। सिर्फ भाषण से ही नहीं, उन्होंने 10,700 किलोमीटर से ज्यादा पद यात्रा और न्याय यात्रा की। राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति लोगों का समर्पण और विश्वास बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें गाँव-गाँव तक फैली हुई है और मजबूत भी है। आवश्यकता है उन्हें निकाल कर देखने की। आने वाले दिनों में एक आंधी के रूप में, एक तूफान के रूप में अन्याय के विरोध में कांग्रेस खड़ी दिखाई देगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान, रामलला का दर्शन करने पर बोले अजय राय, कहा हमारे किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि हम रामलला का दर्शन नहीं करेंगे। हम सब लोग भगवान के ही भक्त हैं। मैं महादेव की नगरी से आता हूँ, हम लोग शिव भक्त हैं, राम भक्त भी हैं। आज अयोध्या रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। शरद पूर्णिमा के मौके पर भगवान रामलला का दर्शन किया है। रामलला और हनुमान जी का दर्शन करने के बाद आगे बढ़ा हूँ। भाजपा पर निशाना साधते हुए अजय राय ने कहा कि आज संविधान को कुचलने का काम हो रहा है। चारों तरफ बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। अयोध्या में एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ है, उसमें एक भाजपा नेता का लड़का आरोपी है। क्या उसका घर गिराया गया? भाजपा ने उसको बचाने का काम किया है। हमें उसके गांव में जाने से रोकने का भी प्रयास किया गया। कांग्रेस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ी होगी। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बहुत जल्दी सबके सामने परिणाम भी आ जाएंगे। जगहों पे उत्तर प्रदेश कांग्रेस का भी एक संकल्प लेकर प्रदेश के 29 विधानसभा स्तर पर संविधान बचाओ संकल्प का ये नारा लेकर सम्मेलन का आयोजन किया। उस संख्या में आज ये 8वां सम्मेलन संपन्न हुआ, और मैं आपको बता दूं कि हर एक सम्मेलन उतने ही उत्साह, जोश और समर्थन के साथ सफल ही नहीं हुआ, लेकिन एक संदेश लेकर कांग्रेस जन अपने अपने घरों पर गए। आज इस संविधान को बचाने का संकल्प इसीलिए हमें करना पड़ रहा है
क्योंकि जिस प्रकार का प्रयत्न, जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने का काम आज की वर्तमान डबल इंजन सरकारें कर रही हैं, उन सरकारों ने जहां पर एक अराजकता, अपराधियों का पूरा माहौल पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, दिन दहाड़े हमारी माताओं के बहनों की इज्जत उतारी जाती है, दिन दहाड़े गोली मारी दी जाती है, दिन दहाड़े भूखमार चल रही है, और ऐसे अवसर पर संविधान को बदलने का एक आतंकित नारा देकर कुछ विशेष समुदाय को आतंकित किया जाता है कि आने वाले दिनों में संविधान को बदलकर उनके अधिकार और हक को भी छीन लिया जाएगा। आज इन्हीं उद्देश को लेकर माननीय राहुल गांधी जी पिछले दिनों लखनऊ में उन्होंने एक सभा का आयोजन किया जहाँ सभी बुद्धिजीवियों को बुलाया था। वैसा ही आयोजन इलाहाबाद में किया गया, वहाँ पर भी सब बुद्धिजीवियों को बुलाया गया। महाराष्ट्र में किया गया, दक्षिण भारत में किया गया, और आने वाले दिन में पूरे देश में हो जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इन सम्मेलन के माध्यम से एक संकल्प लेते हुए कांग्रेस और आम जनता के बीच में जन जागृति पैदा करें, ताकि ऐसी कोई भी कोशिश अगर होती है कि संविधान को बदलने की या एक आम आदमी के अधिकारों का हनन करके उसे खत्म करने की, या जिस प्रकार से खुले रूप से पार्लियामेंट में आपने देखा इस संविधान को दरकिनार कर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, विपक्ष के नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं, जनसामान्य की आवाज जब कभी भी उठाने का प्रयत्न विपक्ष के नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी या राहुल गांधी, उनकी आवाज या उनके भाषण को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वे इस देश के प्रशासन को और सर्वोच्च पंचायत को इस प्रकार से अपने बहुमत के अहंकार में चला रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने 2027 का इशारा दे दिया। उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है। 2027 का चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। जिस प्रकार से इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में हमने ये आयोजन किया है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 403 विधानसभाओं में ही नहीं, लेकिन प्रदेश के 824 से भी ज्यादा ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य होगा कि यहाँ की समस्याओं को लेकर जन सामान्य के साथ जहाँ जहाँ अपराध या उनके ऊपर में दमन हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उस आवाज़ के विरोध में हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। लोगों का विश्वास, चाहे वो किसानों पर हो रहा अन्याय हो, चाहे माताओं पर, बहनों पर भी हो रहा अन्याय हो, चाहे बेरोजगार युवकों पर हो रहा अन्याय हो, इन अन्याय को रोककर उनका समर्थन, विश्वास हासिल कर और 2027 में इसी प्रकार की सभी ताकत। खबर लखनऊ से। प्रियंका गांधी के विरोध में बयान देने पर भड़के कांग्रेसी नेता अनिल यादव ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर कालिख पोत कर लिखा चोर। मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए नाराज। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बैराजी घटना की समीक्षा की। जिम्मेदार पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की रिपोर्ट तलब की है। कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। आगामी त्योहारों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। लापरवाही पर जिम्मेदार अफसरों पर होगा एक्शन। एडीजी एलओ अमिताभ यश समेत सीनियर अधिकारी भी रहे मौजूद। खबर बदायूं जिले से है। बदायूं जिले में डग्गा मार वाहनों की समस्या से काफी समय से जूझते चले आ रहे बस चालकों का आखिरकार सब्र का बांध टूट ही गया। प्राइवेट बस चालकों ने उप परिवहन विभाग बदायूं के सामने बसों को खड़ा करके खुद धरने पर बैठ गए। दरअसल डग्गा मार वाहनों के चलते बदायूं में प्राइवेट बस संचालकों का व्यापार दिन ब दिन चौपट होता जा रहा है। कई बार प्रशासन से डग्गा मार वाहनों की शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस चालकों ने उप परिवहन विभाग के सामने बसों को खड़ा कर दिया और खुद धरने पर बैठ गए। इस मौके पर यातायात भी प्रभावित होते दिखाई दिया। एआरटीओ अमरीश कुमार ने पुलिस प्रशासन का सहारा लिया और सीओ सिटी संजीव कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर जा पहुंचे और प्राइवेट बस चालकों की ओर से कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओंकार सिंह ने सीओ सिटी और एआरटीओ से बात कर बस चालकों की मांगों को रखा। आपस पे क्यों आए, क्या समस्या है? नहीं, हमारा एक मुद्दा है कि जो अवैध स्टैंड चल रहे हैं और जो टेम्पो संचालन हो रहे हैं, तो उनको हमने यही यहाँ पर बसें लेके आए थे सरेंडर करने के लिए, लेकिन हमें अधिकारियों ने आश्वासन दिया है
कि जो स्टैंड इनके नियत हैं उन स्टैंड से चलेंगे और आगे अगर नहीं चलेंगे तो फिर हम अपनी आंदोलनात्मक कार्रवाई। तो समस्या का क्या समाधान निकला आपका? अभी जो अधिकारियों ने COCD साहब भी बैठे हैं और RTO साहब भी बैठे हैं, सिविल लाइन SO, जो प्रशासनिक अधिकारी अंदर बैठे हुए थे, ARTO समाधान क्या था? समाधान उन्होंने ये कहा है कि हम आपका जो हमने 2 चीज़ें बताई थी, एक तो भामाशाह चौराहे से लेकर लाबेला तक जो इस समय टेम्पो बगैर स्टैंड मतलब भर रहे हैं, अवैध स्टैंडों से उनको रोका जाए। तो उन्होंने कहा ये तो हम तत्काल आपका रोक देते हैं। ठीक है। एक जो हाथी पार्क से जो बिजली के लिए भर रहे हैं उनको रोका जाए, उनको ये तो उन्होंने कहा तत्काल रोक देते हैं। और कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब आ जाएंगे, उसके बाद हम इनके स्टैंड भी नियत कर देंगे कि कहाँ पे इनको संचालित होना है। जिस पर CO सिटी और ARTO ने आश्वासन देते हुए समय मांगा है, जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही है। बस चालकों की मांगों को सुना गया है और उसको पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया है। CO सिटी ने बस चालकों को समझाकर धरने को खत्म करा दिया। चीज़ों के लिए मैंने अभी पिछले महीने 13 तारीख से लेकर और कल 15 तारीख तक अनाधिकृत रूप से संचालित जो भी वाहन थे, जिसमें बसेस भी हैं, इको भी हैं, प्राइवेट इको भी हैं, ऑटो भी हैं, इवन ई-रिक्शाज भी हैं, 98 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें से करीब 54 वाहन हमने सीज किए हैं। एक बड़ी कार्रवाई की है। तो इस तरह के जो भी संचालन है उस पर हमारा फोकस्ड है और टारगेटेड काम हो रहा है। करीब 7.5 लाख रुपए का जुर्माना हमने पिछले 1 महीने में जुर्माना किया है और इसका असर भी रोड पर पहले की तुलना में बेहतर दिख रहा है। और भी इसको हम और भी करेंगे, चूँकि अभी त्यौहार का समय आ रहा है दीपावली तक, तो दीपावली तक थोड़ा सा ट्रैफिक का मूवमेंट ज़्यादा होता है, पब्लिक ज़्यादा चलती है, उसको देखते हुए दीपावली के पहले भी करेंगे, जिससे लोगों को सुरक्षात्मक रूप से परिवहन मिल सके। और इसके अतिरिक्त पोस्ट दीपावली और भी बड़ी कार्रवाई एक बार ब्रेक के बाद करेंगे और पूरी तरीके से नियंत्रित किया जाएगा। ये इतनी फोर्स PAC वगैरह लगाई गई है, किस संबंध में लगाई गई है? देखिए, यहाँ जो प्राइवेट बस की यूनियन है, जो प्राइवेट बस यूनियन वाले हैं, उनके द्वारा आज अपना एक धरने का और ज्ञापन देने का प्रोग्राम सुनिश्चित किया गया था। चूँकि वो प्रोग्राम शांतिपूर्वक हो, उसमें कोई विघ्न बाधा या लॉ एंड ऑर्डर कोई समस्या ना है, इस बात को लेकर पुलिस फोर्स लगाया गया है। बाकी शांतिपूर्वक कार्य अमल में लाया जा रहा है। उनकी मांगों को शांतिपूर्वक सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है। सर, किन किन थानों की फोर्स यहाँ लगाई गई है? PAC भी लगाई गई है? यहाँ पर 2 प्लाटून PAC है और 4-5 थानों का फोर्स लगाया गया है। इस बार दीपोत्सव भव्यता के साथ बनाए जाने की तैयारी जोरों पर है। इससे पहले रामनगरी अयोध्या का श्रृंगार सोलर स्मार्ट लाइट के जरिए किया जा रहा है। यूपी नेडा की ओर से 3 करोड़ की लागत से प्रमुख स्थलों पर स्मार्ट सोलर लाइट लगाने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए यूपी नेडा के परियोजना अधिकारी प्रवीण नाथ पांडे का कहना है कि अयोध्या सोलर सिटी के अंतर्गत 150 स्मार्ट लाइट लगाई जानी थी, जिसमें 60 लाइटें हम लोगों ने एयरपोर्ट से लेकर मेडिकल कॉलेज तक लगाई है और 58 लाइटें सूर्या होटल से लेकर साकेत पेट्रोल पंप के सामने, बस्ती ओवरब्रिज के नीचे और घाटों पर, और 10 लाइट पार्क में लगाई गई है और 6 लाइट मोक्ष धाम में लगेंगी, जिसका फाउंडेशन बना दिया गया है और जल्दी लाइट लग भी जाएंगी। इसी तरह से हम लोगों को 150 लाइटें लगाने का प्रोजेक्ट है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 3 करोड़ रुपए की है, जिसमें कुछ लोगों ने 300 करोड़ की योजना की गलत अफवाह फैला दी है, जिसका यूपी नेडा परियोजना अधिकारी प्रवीण नाथ पांडे ने खंडन करते हुए कहा कि ये पूरा प्रोजेक्ट 3 करोड़ रुपए का है। जो भी अफवाह 300 करोड़ की फैलाई गई है वो गलत है। हमारी पूरी लाइट लग गई है, 6 लाइट मोक्ष धाम में लग जाएंगी और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। हमारी एक लाइट 2 लाख पर किलोवाट की लागत की है। इसके हिसाब से 60 लाइट लगेंगी, जिसका खर्च 3 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट का है। अयोध्या सोलर सिटी अंतर्गत 150 स्मार्ट लाइट लगाई जानी है, जिसमें 60 लाइट हम लोग वहाँ लगा रहे हैं, एयरपोर्ट से लेके आप मेडिकल कॉलेज तक, और 58 लाइट हम लोगों ने लगाया है सूर्या होटल से लेके लास्ट जो किनारा है, क्या कहते हैं, पुल का किनारे हम लोग 58 लाइट लगा रहे हैं। इसी तरह हम लोगों ने 150 लाइट लगाने का प्रावधान है। ये टोटल लागत 3 करोड़ के लगभग आएगी। इसमें किसी ने 300 करोड़ कर दिया, कहीं ना कहीं से उनको गलतफहमी हो गया, 3.00 को 3 करके उन्होंने गलत किया, तो 300 करोड़ का कहीं कोई योजना नहीं चल रही है। सर, ये प्रोजेक्ट बहुत कम ये हमारा लगभग पूरा हो गया। 6 लाइट अब लगाने बाकी रह गई। मोक्ष धाम में हमारी फाउंडेशन बन गया है, मोक्ष धाम में केवल 6 लाइट लगाना बाकी, वहीं शेष है, नहीं तो सब लग गया है। 150 करोड़ की मतलब जो बात है गलत है, 2 लाख रुपये पर किलोवाट के हिसाब से।
2 लाख रुपये पर लाइट के हिसाब से 3 करोड़ की लागत का है 150 लाइट लगाए जाने का। लेकिन मतलब नगर आयुक्त वगैरह जो हम लोगों को निर्देश देते हैं उसके आधार पर हम लोग अपना काम करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होते हैं अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों के साथ।